और कैसे हैं आप लोग? इसके पहले मैंने आप लोगों को रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ाया था। अब हम लोग उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रशांत सर। अभी तक आप लोगों ने अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, जिससे मुझे भी जो है कुछ उत्साह मिले। आज मैंने पहले से ही कुछ प्रश्न यहाँ पे प्रतिरोध के ऊपर जो है, प्रतिरोध के ऊपर आंकिक प्रश्न लिख रखा है, जिससे आपका समय कम लगे और ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रश्न कर सके। यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट है, आप देखेंगे, लेकिन मैं इसी को पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें ऐसे 6वें नंबर का प्रश्न है, आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं पहले कर लेना चाह रहा हूँ, जिससे इधर का जगह खाली हो जाए। एक तार को n बराबर भागों में काटा गया एवं उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? इसमें ये दिया हुआ है कि प्रतिरोध R है, ठीक है। तो अगर एक याद रखिएगा, जब भी किसी तार को अगर हम इसको बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो अगर पूरे का प्रतिरोध R है तो एक भाग का जो प्रतिरोध होगा वो R/N होगा। अगर 4 भागों में बांटा जाता तो R/4 हो जाता, 5 भागों में बांटा जाता तो R/5 हो जाता, इस तरह से बढ़ते जाता। तो क्योंकि जैसे अगर ये टोटल प्रतिरोध इसका 12 ओम होता, 4 भागों में बांटते तो आप 12 से 4 को भाग दीजिए तो 3 ओम हो जाता। तो कहने का मतलब R/N होता। अब इनको हम लोगों ने क्या किया, सभी प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में लगाया, n प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में लगाया। तो क्या होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर समान प्रतिरोध जो है, अगर R मान के समान प्रतिरोध को अगर हम समानांतर क्रम में लगाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, R/N हो जाएगा। कहने का मतलब अगर मान लो एक का प्रतिरोध R/N है, इसको हम मान लो x मान लेते हैं कि एक का प्रतिरोध x है और कितने हैं, n है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x/n, और x का मान कितना दिया हुआ है, पहले से R है और ये R/n है और इंटू n, मतलब R/n²। तो कहने का मतलब कौन सा सही होगा, हमारा जो डी उत्तर है ये सही होगा। आपको याद रखना है, इस तरह के सवाल जो है आपको कैसे करेंगे इसको याद रखिए। जब भी अगर किसी तार को हम n भागों में बांटेंगे तो उसका तो एक एक भाग का तुल्य प्रतिरोध R/n हो जाएगा, और समानांतर क्रम में समान प्रतिरोध होता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध भी बटे n हो जाता है। तो 2 बार n हो रहा है, इसलिए ये n² हो जाता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इस सवाल को मौखिक ही कर सकें। तो इसको मिटा दो, आपको मेरे समझ समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप इसको नोट भी कर ले, और इसमें तो सुविधा है आप पीछे करके कर ले सकते हैं, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। इस सवाल को भी मैं मिटा दे रहा हूं, जिससे हमारे पास यहाँ पे कुछ जगह हो जाए। अब आते हैं पहले सवाल। फर्स्ट, इस टाइप के सवाल बहुत बार आते हैं। 8 ओम के 3 प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़े कि तुल्य प्रतिरोध 12 ओम है। मैंने इसके पहले जब प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वो सबसे ज्यादा होगा, और समानांतर क्रम में जोड़ेंगे वो सबसे कम होगा। अगर तीनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो 8 8 8 मिलकर के 24 हो जाएगा, और अगर हम तीनों को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/8 1/8 1/8 3/8, उसको उल्टा करेंगे तो 8/3 हो जाएगा। माने सीरीज में अगर तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो 3:8 24 हो जाएगा। पैरेलल में जोड़ेंगे
तो 8/3 ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ना तो सीरीज में होगा या ना समानांतर में होगा। तो बचा क्या, दो कॉम्बिनेशन आपको बच रहे हैं, एक ये कॉम्बिनेशन और 8 8 8 और दूसरा ये कॉम्बिनेशन। तो आप देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा सही होगा। अगर इसको हम हल करेंगे तो 8 8 16 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8 इंटू 16/8 धन 16। इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज किया, R1 इंटू R2 R1 प्लस R2। तो ये 8 गुनी 16/24 8 16/3 आ रहा, मतलब ये भी सही नहीं है। तो हल कौन सा होगा, सही ये होगा। ये 8 8 है, इसको 2 है, मतलब 8 इक्वल टू 8/2, ये 4 हो गया। अब ये 4 ओम प्लस 8 ओम करके कितना हो जाएगा 12। तो सही संयोजन कौन सा है, ये वाला जो है सही संयोजन है, जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। अब देखिए दूसरा सवाल हम देखते हैं। ये भी जो हम लोग पहला सवाल किए थे उसी के समान है। आपको प्रत्येक R ओम के n प्रतिरोध दिए गए, इन्हें पहले श्रेणी क्रम में लगाया गया। तो अगर n प्रतिरोध दिए गए, हम मान लो श्रेणी क्रम को R सीरीज लिख रहे हैं, n प्रतिरोध है मतलब NR इसका प्रतिरोध। अब पुनः उन्हें समानांतर क्रम में लगाया गया। तो समानांतर क्रम में लगाया मतलब मान लो हम इसको RP कह रहे हैं, तो RP का मतलब हो रहा है R/N। अब दोनों का अनुपात क्या होगा, इसमें ध्यान दीजिएगा कि सीरीज और पैरेलल का पूछा है, पैरेलल और सीरीज का, तो दोनों स्थितियों में अनुपात क्या होगा। तो RS/RP, इसको करेंगे तो NR/R/N। ये R से R कट जाएगा, ये N ऊपर चला जाएगा, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, RS/RP इक्वल्स टू N स्क्वायर अनुपात 1। अनुपात वाले प्रश्नों में आप खास करके ध्यान देंगे कि किसका किससे अनुपात पूछा है, इसको जो है आप जरूर लिखेंगे, तो आपको कई बार गलती हो सकती है। ये दोनों को मिटा दो सवाल को, चलिए मिटा ही देते हैं। आप इसको चाहे तो फिर से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, हम लोग देखेंगे तीसरा सवाल। तीसरा प्रश्न, 1 2 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को त्रिभुज के आकार में जोड़ा जाता है। जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिया जाए तो सबसे पहले आप इसको बना लें, तभी आपको समझ में आएगा। इसका परिपथ बना लें। ये मान लो 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम, ठीक है, जोड़ा जाता है। 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर 1.5 वोल्ट का सेल जोड़ा जाता है। अब इसको वन 1.5 ओम का सेल जोड़ा जाता है। तो प्रश्न है कि 3 ओम से कितनी धारा बहेगी। मान लो से I1 धारा बह रही, तो ये धारा कितनी होगी। हम इस प्रश्न को कई तरीके से बना सकते हैं। मैं पहले एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं जिससे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकालिए। जैसा कि आप जान रहे हैं, मान लो हम इसको कहें A, B और C। तो A, B और B, C आप जैसा देख रहे हैं, अगर जो भी धारा यहां से आएगी, मान लिया I धारा आ रही है तो इधर से जाएगा, वही धारा इधर से भी जाएगा, इसलिए ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में है, इसका मतलब हम इसको चाहे तो ऐसा बना दे सकते हैं। ये हो गया 1.5, ये 3 ओम, अब ये भी जो है 3 ओम हो गया, देख के बता सकते हैं। I इक्वल्स टू, अब ये हो गया, मान लो इससे I1 जा रहा है, इससे I2 जा रहा है। अब ये दोनों समानांतर क्रम में है, तो समानांतर क्रम में है तो क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू 3:3
3 प्लस 3 6, 9/6, ये हो जाएगा 3/2। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? 3/2 ओम, माने 1.5 ओम। तो I इक्वल्स टू V/R, दैट इज इक्वल्स टू 1.5 by 1.5 मिलकर के 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर कहां से जा रहा है? ये 1 एम्पियर यहां से जा रहा है। तो अब यहां से कितना जाएगा और यहां से कितना जाएगा? 1 एम्पियर यहां से है। अब ध्यान देंगे, ये दोनों समान है, तो आपको और कुछ हल करने की जरूरत नहीं। जब ये दोनों समान है तो इसमें इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इक्वली डिवाइड हो जाएगा का मतलब क्या होगा? 1 ओम इधर से जा रहा है तो इधर से चला जाएगा हाफ ओम, इधर से चला जाएगा हाफ ओम। मतलब I1 जो हो जाएगा ये 0.5 ओम एम्पियर और I2 भी हो जाएगा 0.5 एम्पियर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इससे कितना जाएगा? तो 1.5 एम्पियर। कल्पना कीजिए कि अगर ये दोनों बराबर नहीं होता तब क्या करते? कल्पना कीजिए कि ये दोनों बराबर नहीं होता। जैसे एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, यहीं पे अभी तुरंत मैं एक सवाल दे रहा हूं, तो आपको मान लिया जाए ये 2 ओम है और ये 4 ओम। अब इसमें हमने 1.2 वोल्ट का बैटरी लगाया। तो बताइए कि 4 ओम से कितनी धारा जाएगी और 2 ओम से कितनी धारा जाएगी? इसको मान लो ए बी का है, तो 4 ओम से कितनी धारा जाएगी और 2 ओम से कितनी धारा जाएगी, ये हमें निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल देंगे। तो R इक्वल्स टू 4:2, 4 + 2 6 हो गया, 8/6 मतलब 4/3 ओम। I इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 4/3, I इक्वल्स टू V/R। V है 1.2 और ये है 4/3, 3 ऊपर चले जाएगा, तो ये हो गया 0.3, मतलब ये 3 से ये करेंगे 0.9 एम्पियर। अब ये 0.9 एम्पियर आ रहा है, तो इससे कितना जाएगा और इससे कितना जाएगा? तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, I1 इक्वल्स टू I R2 R1 प्लस R2। आप इस फॉर्मूले की यूज कीजिए। 0.9, R2 का मान कितना है हम इसमें निकाल रहे हैं, तो R2 जो है 2 हो गया, R1 प्लस R2 2 और 4 6 हो गया, 3.3 एम्पियर। तो इससे अगर 0.3 एम्पियर जाएगा तो इससे कितना जाएगा? 0.6 एम्पियर जाएगा। आप इसे कर सकते हैं, बहुत सरल है। अगर इतना ही सिंपल है तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है, और भी सरल तरीके से हो सकता है। कैसे होगा देखिए, एक और तरीका मैं बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। आप सभी को पता है कि जितना इसके क्रॉस में वोल्टेज होगा उतने ही वोल्टेज इसके क्रॉस में भी होगा, क्योंकि ये समानांतर क्रम में है। तो वोल्टेज 1.2 है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि V इक्वल्स टू 1.2 वोल्ट। इसका प्रतिरोध कितना है? तो R इक्वल्स टू 2 ओम। तो I इक्वल्स टू V/R, V 1.2/2, ये 0.6 एम्पियर। और I2 इक्वल्स टू, अच्छा जब हम इसको ले रहे हैं तो ये I2 निकला। इसी तरह से I1 इक्वल्स टू V/R1, 1.2/4, 0.3। बहुत सिंपल तरीके से हो सकता है। कई तरीके से एक ही सवाल को हम कई तरीके से हल कर सकते हैं, जो आपको सरल लगे उससे जो है आप कर सकते हैं। इसको मैं इसको मिटा देता हूं।
चौथा क्वेश्चन, एक तार का प्रतिरोध 12 ओम है, इसे व्यास के सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। अब इसको चाहे अगर आपके इसका कॉन्सेप्ट सही होगा तो आप इसको मौखिक जवाब दे सकते हैं। ऐसे सवालों में बटे 4 कर दीजिए, तुरंत आपको आंसर आ जाएगा। देखिए एक वृत्त का कुल प्रतिरोध कितना है 12। अब इसको कोई दो बिंदुओं के बीच का हमको निकालना है, जो डायमीटर है, और जो डायमीटर है मतलब ऊपर का आधा भाग अलग हो गया, नीचे का आधा भाग अलग हो गया। तो ये हो गया 6 ओम और ये हो गया 6 ओम। अब ये 6 ओम के दो प्रतिरोध किस क्रम में है, समानांतर क्रम में है। 6 ओम 6, तो R इक्वल है 6/2, मतलब तो आंसर कितना हो जाएगा 3। मौखिक प्रश्न है ये सब, आपको कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। इस टाइप का एक प्रश्न है, अंकित नहीं है, लेकिन इसको भी आपको ताप बढ़ाने पर वैद्युत प्रतिरोध घटता है, तांबे, स्टील, जर्मेनियम, एल्यूमीनियम। याद रखिए कोई भी चालक उसका प्रतिरोध कभी भी ताप बढ़ाने में बढ़ता है। अर्धचालक का प्रतिरोध या विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध या कुचालक का प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध जो है तापक्रम बढ़ाने से घटता है और तापक्रम बढ़ाने से घटता है और तापक्रम कम करने से बढ़ता है। तो इसमें तांबा, स्टील और एल्युमिनियम ये तीनों जो है धातु है। सिर्फ जर्मेनियम जो है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो अर्धचालक होते हैं। और अर्धचालकों की खूबी होती है कि उसका जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका प्रतिरोध जो है वो घटते जाता है। अब प्रतिरोध अगर उसका हम टेम्परेचर को घटाते जाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ते जाएगा। तो इसलिए जो है इसका उत्तर जो है ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा, जर्मेनियम। तो मैंने ये 6 प्रश्न किया। अब हम लोग कुछ बहुत सारे चित्र वाले, आपको इस टाइप के रेजिस्टेंस वाले चित्र वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इसके बाद जो है अभी आपको उसी तरह के प्रश्न को आपको दे रहा हूं। यहाँ पे मैंने कुछ प्रश्न आपको लिखे हैं, 6-7 प्रश्न आपको लिखे हैं। हम लोग एक एक करके इन प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले मैं ये पहले प्रश्न को देखता हूं। आपको इस पहले प्रश्न में हम देखेंगे कि एक 4 ओम का प्रतिरोध, 4 ओम का प्रतिरोध समानांतर क्रम में, ये 6 ओम का प्रतिरोध, ये 6 ओम का प्रतिरोध समानांतर क्रम में है। तो 4 और 4 अगर ये दोनों समानांतर क्रम में हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, चार ओम ये फर्स्ट सवाल है, 6 ओम 6 ओम। तो 4 और 4 आप लोग 4/2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 3, 6 और 6 है तो 6/2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। मतलब इसको ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 ओम और ये हो जाएगा 3 ओम, कुल हो जाएगा R = 5 ओम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 5। बहुत सरल है, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूं मैं। इस सवाल को मैं आखिरी में बताऊंगा। तीसरे सवाल को देखते हैं हम लोग। देखिए यहां पे 5 ओम है और 5 ओम है, ये भी 5 ओम है। देखिए जब सबसे पहले आप इस बात का ध्यान देंगे कि किसको हल आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये दोनों श्रेणी क्रम में, उसके साथ ये समानांतर क्रम में। तो इसको हम सरल तरीके से लिख देते हैं ए बी। ये हो जाएगा 10 ओम और ये हो जाएगा 5 ओम, और ये हो गया 5, ये हो गया 5। तो ये अब 10 और 10 दोनों किस क्रम में है, समानांतर क्रम में। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा R = 10:5, 10 + 5 15, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 10/3। तो कहने का मतलब अब इसको भी हट गया ये, और ये कितना हो जाएगा 10/3। अब 5 ओम 10/3 ओम 5 ओम तीनों श्रेणी क्रम में है, तो इसलिए R = हो जाएगा 5 10/3 धन 5, मतलब 10 धन 10/3, ये हो जाएगा 40/3 ओम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 40/3।
ठीक है, ठीक है, इसको भी मैं मिटा देता हूं। देखिए यहां पे आप कुछ प्रश्न जो है विस्टोन सेतु के ऊपर आधारित है। आप लोगों ने जो साइंस वाले स्टूडेंट है वो विस्टोन सेतु को जरूर पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो बहुत सिंपल सा है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसमें बोलता है कि विस्टोन सेतु क्या कहता है कि अगर ऐसे चतुर्भुज के चार भुजाओं पे P, Q, R, S ये चार प्रतिरोध हो और इसके बीच में कोई भी एक प्रतिरोध XYZ कुछ भी रखा हो, ये मान लिया जाए A B है, तो अगर P और Q का अनुपात वही है जो R और S का अनुपात है, ध्यान दीजिए P और Q का जो अनुपात है वही R और S का अनुपात है, तो फिर ये बीच वाले हिस्से का कोई मतलब नहीं रह जाता है और ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों श्रेणी में और फिर आपस में समानांतर क्रम में। ये हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को हल करना चाहेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे इसमें देखिए 3 3 3 3, ये जो है इसी को परेशानी है, तो ये 3 और ये 3 और ये और 3 और ये 3, इसको P माने, इसको Q माने, इसको R माने, इसको S माने, तो इसका जो अनुपात है 1:1 वही अनुपात इसका भी है, इसलिए ये बीच वाले का कोई मतलब नहीं रह गया। अब ये जब बीच वाले का कोई मतलब नहीं रह गया तो याद रखिएगा जब ये चारों बराबर रहेंगे तो इसका मान भी उतना ही आ जाएगा। मतलब अगर 3 3 3 3 है तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कैसे आएगा, बहुत सिंपल है, 3 और 3 को जोड़ेंगे, मान लिया जाए ये ऐसे है। ध्यान दीजिएगा ये सब ट्रिक्स है जो अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत जगह आपको हल नहीं करना पड़ेगा। तो 3 और 3 6 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6:6 धन 6 धन 6 12, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, मतलब 3 3 3 था तो इसका तुल्य प्रतिरोध भी कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये इतना कठिन लग रहा था, बहुत सरल हो गया, ये पूरा हट गया। और इसके जगह हम क्या लिख देंगे, सिर्फ ये भी पहले से 3 था और ये एक 3 आ गया, ये भी 3 है। तो अब देखिए 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ये 6 जो 4 प्रतिरोध है ये चारों श्रेणी क्रम में और ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में। तो ऐसे कंडीशन में 3 और 3 6 हो जाएगा और ये जो है 12 हो जाएगा। तो हम इसको सिंपल लिख दीजिए, ये 12 और ये 6, इसका हल करेंगे तो 4 आएगा। R इक्वल टू 12 गुनी 6, 12 धन 6, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 6, आंसर 6 18 और इसका मान आ जाएगा, गलत में कर रहा था, ये आ जाएगा 4, वही मैं कर रहा था, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो ये पूरे का आंसर कितना हो जा रहा है, इसका आंसर कितना हो जा रहा है, बहुत सरल है, कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इसको भी मिटा दे रहा हूं जिससे कुछ जगह बन जाए। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो ये भी विस्टोन सेतु है, ये मौखिक प्रश्न है। अगर आपको ध्यान देंगे तो ये जो है P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो इसका अनुपात 5, ये 5, ये 5, ये 5, तो इसका मतलब है कि इसका कोई मतलब नहीं रह गया। अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया तो ये विस्टोन सेतु इस तरह से हो गया। देखिए ये आप ध्यान देंगे तो ये दो प्रतिरोध सीरीज में हो गया और ये दो प्रतिरोध सीरीज में हो गया और आपस में समानांतर में हो गया। तो 10 10 समानांतर में, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 5। देखने में कठिन लग रहा है लेकिन बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हैं। इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं। अब हम लोग आते हैं इस सवाल को। देखिए ये भी विस्टोन पे है इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। ये 10 10 है, मतलब इसका अनुपात हो गया 10/10, 1 हो गया, और 20/20 इसका भी अनुपात क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये दोनों का अनुपात सेम है इसलिए इसका कोई मतलब नहीं रह गया।
अब 10-10 सीरीज में, 20-20 सीरीज में, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? R इक्वल टू 10-10 सीरीज में 20 और 20-20 सीरीज में 40 बटे 20 धन 40। हम लोग सब जगह कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। इसके जगह हम लिख सकते हैं r इक्वल टू r1 इंटू r2 r1 प्लस r2। इस सूत्र को यूज कर रहा है, इससे जल्दी हो जाता है। तो 20 गुनी 40 बटे 60, इससे 1 कट गया, इससे 2 हो गया, ये 3 हो गया, 40 बटे 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40/3। समझ में आ गया? बहुत इजी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत जल्दी जल्दी आप कर लेंगे इस सबको। इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं। अब आते हैं हम लोग इस सवाल पे। देखिए, ऐसे सवाल में अगर आप शुरू में जहां गलती करेंगे फिर आपको कभी नहीं बनेगा। कभी भी ऐसे सवालों को आप देखिए ध्यान से कि कहां किसको हम बहुत आसानी से हल कर सकेंगे। आप ये दोनों अगर सोचेंगे सीरीज में है तो गलत है, क्योंकि बीच से ये जुड़ा हुआ है, इससे सीरीज में नहीं है। तो सबसे पहले आसानी से तो हम ये दोनों को जोड़ सकते हैं, मतलब ये दोनों समानांतर क्रम में है, तो 12 और 12 को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। मैं बार बार इसको नहीं बता रहा हूं, इक्वल होने से आधा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 6। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हो गया 12, ये अंदर का 12 और ये जो है ये 6 हो गया, और यहां से ये 18 था। अब ये इसका हो गया हल करने से, इसका ये हो गया 6 ओम, इसी को मैं बनाया हूं। तो 12 और 6, अब ये दोनों को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 ओम। 18 समानांतर क्रम में है, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 18 को हल करेंगे तो 9 ओम, मतलब R बराबर 21 ओम। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 21 ओम। हल कर सकते हैं बहुत आसानी से, इसलिए इसको भी मिटा दे रहा हूं मैं। एक एक करके कम होते जा रहा है। देखिए सवाल, इसका भी ऑलरेडी आंसर लिख चुका हूं मैं, इसलिए इसको भी हटा दे रहा हूं, और ये भी हल हो गया। अब बच गए 2 सवाल। देखिए, पहले हम लोग इसको हल करते हैं। इसलिए ये सवाल दिया हूं कि इसमें आप ध्यान देंगे कि अलग अलग ए बी के मध्य और एसी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो मतलब क्या पॉइंट चेंज होने से भी आंसर चेंज हो जाता है? अब देखोगे आंसर चेंज हो जाता है जब हम पहले देखेंगे एसी के मध्य। आप मौखिक निकाल सकते हैं। एसी के मध्य देखिए विस्टोन सेतु है, 3-3, ये दोनों और ये दोनों का अनुपात वही है जो बराबर है, मतलब 1:1, 1:1। तो इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो ये बच गया 3 ओम, इसका 3, इसका 3 और इसका 3। अब ये हल करेंगे तो कितना होगा? आंसर आप जान रहे 3। अब देखेंगे दूसरा, ए बी के मध्य कितना होगा। अब जब हम ए बी के मध्य निकालेंगे तो अब ये विश्वसनीय ब्रिज नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि उस तरह के चतुर्भुज का हिसाब ही नहीं हो रहा है। तो फिर हमको जो यहाँ पे एक सवाल किए थे उसके अनुसार हल करना पड़ेगा, इधर से हल करना पड़ेगा। ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, 6 ओम हो गया। 6 ओम के साथ ये 6 ओम किस क्रम में है? समानांतर क्रम में है। तो कितना हो जाएगा? ये 6 ओम है और ये भी 6 ओम। तो ये दोनों को हल करेंगे तो हल हो करके ये पूरे ट्रायंगल का कितना आ जाएगा? 6 ओम और 6 ओम को हल करेंगे तो 3 ओम हो जाएगा, मतलब ये पूरा हट गया और इसका मान कितना आ गया? 3। अब ए बी के बीच में निकालना, इससे 3 और 3 ये अब क्या हो गए? जो धारा इधर से जाएगी इधर से इधर आएगी, मतलब 3 और 3 6 ओम।
तो अब देखिए ये 6 ओम और ये 3 ओम दोनों समानांतर क्रम में है, इसलिए 6 और 3 हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 2। R इक्वल्स टू 6:3, 6 + 3 हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो बिंदु अलग हो जाएगा, एक ही सवाल होते हुए बिंदु अलग होगा तो सवाल अलग अलग हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको आता है। अब आखिरी सवाल देखिए, ये जो सवाल है आपको ऐसा देखने में ऐसा, इस टाइप के सवाल भी बहुत बार आते हैं। ऐसा देखने से ऐसा लग रहा है कि ये तीनों श्रेणी क्रम में है और इसका मान कितना हो जाएगा 3R हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम ऐसा किसी चीज को जोड़ देते हैं बिना किसी तार के, तो इसका मतलब होता है कि ये बिंदु और ये बिंदु समान विभक्त है, मतलब दोनों जुड़े हुए। तो ऐसे सवाल को कैसे हल करेंगे? मान लीजिए इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम हम C और इसका नाम, इस बिंदु का नाम D डाल दें। ऐसा हमने डाल दिया, ये दोनों एक तार से जुड़ा हो, मतलब A और D दोनों समान बिंदु है। इसी तरह से C और B ये दोनों समान बिंदु है, एक ही बिंदु है, हम ऐसा मान सकते हैं। तो पहला प्रतिरोध किसके बीच में है? A और C के बीच में, इसको बना दीजिए। दूसरा प्रतिरोध किसके बीच में है? C और D, तो C और D मतलब ये दूसरा इसके बीच में है। और तीसरा प्रतिरोध किसके बीच में? D और B के बीच में, D और B के बीच में, मतलब ये तीसरा प्रतिरोध ये हो गया। तो तीनों किस क्रम में हो गए? समानांतर क्रम में, इसलिए R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? R/3। इस श्रेणी क्रम में दिखते हुए भी किस क्रम में है? समानांतर क्रम में है। तो इसको जो है आपको बहुत अच्छे ढंग से देखना है। अब कुछ सवाल हम लोग करते हैं जो वन रक्षक परीक्षा 2016 में आया है। जैसे वन रक्षक परीक्षा में आया है, श्रेणी क्रम एवं पुनः 3 समान प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में रखा गया। ये 2016 में आया है। पहले श्रेणी क्रम में रखा गया और फिर समानांतर क्रम में रखा गया। तो इसका अनुपात क्या होगा? इस टाइप के सवाल कर चुके हैं। R सीरीज, R/3 और R पैरेलल, सॉरी गलत है, ये हो जाएगा 3R और R पैरेलल में R/3, तो RS/RP बराबर 3R/R/3, ये 9 है। बहुत सरल है, ये प्रश्न 2016 में आया था। दूसरा प्रश्न, 2, 3, 6 ओम के 3 प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़े कि तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए? क्या दिया हुआ है? 2, 3 और 6 कि 3 प्रतिरोध को जोड़ना है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम हो जाए। आप सीरीज में नहीं जोड़ सकते, समानांतर में नहीं जोड़ सकते, तो कैसे जोड़ेंगे इसको? इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो कैसे जोड़ेंगे आप इसको कि 6 ओम हो जाए? तो इसके लिए क्या करेंगे हम? देखिए, अगर 3 और 6 आप जान रहे थे, मैंने बताया भी था कि जब भी जो है 3 और 6 ओम के 2 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में रखते हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाता है? R इक्वल्स टू, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने किया था 3-6, 18/9, 2। तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 6 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 और फिर 2, तो ये आ जाएगा 4। मतलब 3 और 6 को, उत्तर क्या होगा? 3 और 6 को हम लोग समानांतर क्रम में रखेंगे, उसके साथ 2 ओम को श्रेणी क्रम में रखेंगे, तो हल आ जाएगा। ये भी बहुत सिंपल प्रश्न है कि किसी त्रिभुज के, मैं इससे कठिन कठिन प्रश्नों को आपको हल करा चुका हूं। 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम AB, तो इसका मान कितना आएगा? अभी हमने किया 3 और 6, 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। बहुत सरल है।
तो ये सब कुछ प्रश्न थे जो आपको विभिन्न ये जो पिछले वर्षों के प्रतियोगी परीक्षाओं में आया था। मैं और भी जो आगे के कुछ वर्षों के जो प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों को मैं हल कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसी विषय के ऊपर श्रेणी क्रम, समांतर क्रम पे प्रतिरोध, फिर प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, इन सब चीजों के ऊपर जो आंकिक प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, उन सब चीजों को हम लोग देखेंगे और प्रश्न को हल करने का कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आशा है कि अब आपको, जब तक आप थ्योरी पढ़ रहे थे तो हो सकता है आप लोगों को लगता होगा कि केवल 10वीं का हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक आप थ्योरी क्लियर नहीं होगा तब तक जो है आप न्यूमेरिकल्स, आंकिक प्रश्नों को नहीं बना सकेंगे। इसलिए पहले थोड़ा सा, कोई भी विषय को पढ़ते हैं तो पहले थोड़ा से थ्योरी को भी आप रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे ढंग से उसको पढ़ लीजिए, तभी जो है आप फिर आंकिक प्रश्नों को कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि थ्योरी को भी आप पढ़िए। तो आशा है कि आपको इन सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे सोशल नेटवर्किंग अकाउंट जो है, जैसे व्हाट्सएप है या फेसबुक है, इसमें आप कमेंट कर सकते हैं या इसमें कमेंट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, उसमें भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। थैंक यू, मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर से धन्यवाद।